अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आपको एक प्रॉपर फुल लेंथ डिटेल वन शॉट वीडियो देखना ही पड़ेगा। भाई रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जब मैं बोलती हूँ ना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें एक छोटा सा सिंगल सेल्यूलर अमीबा, एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया से लेके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, दूसरे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गई, एल्गी हो गई, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें इंक्लूडेड है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला है फिजन। फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो क्या होता है, वो दो सेल्स में या दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल सभी बच्चों का। मेरा नाम है समृद्धि एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो भाई आज है हमारा माइंड मैप सीरीज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3, यानी कि आज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं कौन सा चैप्टर, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है, बताओ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। नहीं, एनसीईआरटी हमसे नहीं पूछ रही, एक्चुअली हमने एक क्वेश्चन पूछा कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो एनसीईआरटी ने उस बात का जवाब दिया, हमको बताया कि भाई रिप्रोडक्शन ये है, रिप्रोडक्शन इतने टाइप से होता है, इस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का टाइप ये है, वो प्रोसेस कैसे होती है, एंड सो ऑन। चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, राइट, ऐसा मैं मान के चल रही हूं, बट मुझे पता है अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ढूंढ रहे होंगे 20 मिनट में चैप्टर खत्म करें, 30 मिनट में चैप्टर खत्म करें, 60 मिनट में चैप्टर खत्म करें। बेटा फिर चैप्टर ना सिर्फ खत्म ही होगा, समझ नहीं आएगा। अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आपको एक प्रॉपर फुल लेंथ डिटेल वन शॉट वीडियो देखना ही पड़ेगा। टाइम थोड़ा कम है, राइट, और आपको लग रहा है कि पहले कुछ पढ़ा हुआ था, टाइम थोड़ा कम है, तो ये वीडियो विल हेल्प यू टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो पहले ही बता रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस ये मत रखना कि अरे मैम आपने ये स्किप कर दिया, वो स्किप कर दिया। आई एम टेलिंग यू बेटा, दिस इज अ माइंड मैप वीडियो, दिस इज द कॉन्सेप्ट मैपिंग वीडियो, यानी कि हम यहाँ पे जो भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिकॉल करेंगे एंड उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिस्कस एज इन रिवाइज करेंगे। तो भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, माइंड मैप सेशन ऑन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पे एक टर्म आ रहा है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। भाई रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जब मैं बोलती हूँ ना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें एक छोटा सा सिंगल सेल्यूलर अमीबा, एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया से लेके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, दूसरे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गई, एल्गी हो गई, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें इंक्लूडेड है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और नया इंडिविजुअल बना दे, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये टर्म आपने बहुत सुना होगा, है ना, री क्या होता है, री मतलब दोबारा से हम बोलते हैं ना यार रीप्ले कर दो, रीयूज कर दो, है ना। तो ये री जो है एक्चुअली दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब बनाना। तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और नया इंडिविजुअल बनाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एंड इस रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोई लाइव प्रोसेस नहीं होता। पहली बात, लाइव प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो हमको जिंदा रखने में मदद करती हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने बोली ये बात, है ना, ऐसी प्रोसेसेस जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो रिप्रोडक्शन हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज हमें सरवाइव करने में मदद नहीं करती। तो कोई अगर एनिमल है, कोई भी पर्सन है, अगर वो डिसाइड करे कि भाई मेरे को जिंदगी भर रिप्रोड्यूस नहीं करना, आई डोंट वांट टू हैव बेबीज ऑल माय लाइफ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसको कल सांस नहीं आएंगे वो मर जाएगा। नो, इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि इसी प्रोसेस की वजह से जो डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन है वो अर्थ पे मेंटेन हो पाती है। समझ रहे हो, अगर कोई भी स्पीशीज है उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन घट रही है, इसका मतलब यह है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है वो कम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स कम बना रहे हैं।
एंड अगर कोई भी स्पीशीज ये चाहती है कि भाई हमारी पॉपुलेशन इस अर्थ पे मेंटेन रहे, तो वो बहुत जरूरी है कि वो क्या करते रहे, रिप्रोड्यूस करते रहे। एक और एडवांटेज ये है रिप्रोडक्शन का कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से क्या होता है, डीएनए में चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स बनते हैं, नए कैरेक्टर्स बनते हैं। वो नए कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में मदद करते हैं। एंड जब कोई भी ऑर्गेनिज्म चेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वो उस एनवायरनमेंट में स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबिलिटी मिलती है स्पीशीज को। मोर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहे हैं, वो स्टेबल हो पा रहा है एनवायरनमेंट में, खुद को अडेप्ट कर पा रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो चेंजेस, वो वेरिएशन इन डीएनए ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करने में भी मदद करते हैं, इवोल्यूशन में भी मदद करते हैं। तो भाई रिप्रोडक्शन के बहुत सारे फायदे भी हैं। तो जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कैसे करते हैं ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? भाई दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वो करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड जब दो पेरेंट्स की बात करते हैं भाई, तो एक पेरेंट हमारा मेल पेरेंट होता है जिसको हम फादर बोलते हैं, और एक पेरेंट हमारा फीमेल पेरेंट होता है जिसको मदर बोलते हैं। अब बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही कोई गैमीट बनता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होती है। अब मैम गैमीट क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है? तो बेटा याद करो, हमने डिस्कस किया है कि गैमीट वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका काम क्या है, रिप्रोडक्शन कराना। तो जब हमारी बॉडी के सेल्स में बातचीत हो रही होती है कि भाई देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी है, कौन करेगा ये काम, तो दूर से भाग के आते हैं हमारे गैमीट सेल्स, कहते हैं मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे आता है, मैं कर सकता हूं, मेरे को आता है, मैं प्रॉपर एक्सपर्ट हूं इस काम का। तो एक्चुअली में गैमीट, जिनको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, जर्म सेल्स भी बोलते हैं, ये वो वाले स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका काम क्या है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन कराना है। तो जो गैमीट का फॉर्मेशन है वो हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। एंड इन्हीं गैमीट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमको देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही कोई गैमीट बनता है, यानी कि अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल बॉडी के अंदर जो गैमीट बनता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल। फीमेल बॉडी के अंदर जो गैमीट बनता है उसको हम बोलते हैं ओवम या एग सेल। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म एंड एग की फॉर्मेशन होती है, इन दोनों की फ्यूजन भी होती है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही कोई स्पर्म बनता है, ना ही कोई एग बनता है, और ना ही उनकी फ्यूजन होती है। नो गैमीट फॉर्मेशन एंड नो फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो जो भी इंडिविजुअल्स इसमें बनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स। जो नई जनरेशन के इंडिविजुअल्स बने, जो पेरेंट में रिप्रोड्यूस करके जो नए इंडिविजुअल्स बनाए, बहुत ही सिंपल भाषा में जो नए बच्चे बने, है ना। बट हम अमीबा का बच्चा ये तो नहीं बोलेंगे, बैक्टीरिया का बच्चा ये तो नहीं बोलेंगे, तो हम बोल देते हैं ऑफस्प्रिंग्स। तो ऑफस्प्रिंग्स जो बनते हैं बेटा, वो जेनेटिकली क्या होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो जेनेटिकली बिल्कुल एक दूसरे से सेम नहीं होते, दे आर नॉट सिमिलर। तो ये तो क्या है भाई, डिफरेंस है किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नाउ आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम कौन से ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कौन से ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देखते हैं बेटा यहाँ पे वन बाय वन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो दिखाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो थोड़े लोअर ऑर्गेनिजम्स है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हो गए, और अगर मल्टी सेल्यूलर भी है तो बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती उनकी, बहुत ही सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो हमने भाई बहुत सारे अलग अलग तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स डिस्कस करे, एक बार फटाफट से उनको रिकॉल कर लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला है फिजन। फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो क्या होता है, वो दो सेल्स में या दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। सो दिस इज फिजन। तो अगर मेरा पेरेंट सेल दो सेल्स में टूट रहा है
तो दैट टाइप ऑफ फिजन विल बी नोन एज बाइनरी फिजन। क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा बाइनरी फिजन। बाय मतलब टू, राइट? तो एक ऐसा फिजन जिसमें पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स बनाता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब ये बाइनरी फिजन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो हमारा पेरेंट सेल है वो किसी भी रैंडम प्लेन में टूट जाता है। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे अमीबा की बात करूं, लेटस से मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने यहाँ पे अमीबा बना दिया, ये मैंने इसका न्यूक्लियस बना दिया। नाउ ये क्या करेगा बेटा, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। अब दो डॉटर सेल्स में जब ये डिवाइड होगा तो ये क्या ऐसे टूट रहा है, ये ऐसे टूट रहा है, ऐसे ऐसे, ये किसी भी रैंडम प्लेन में डिवाइड हो सकता है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। So such type of irregular binary fission is known as, such type of binary fission is known as irregular binary fission। और ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? We can observe this type of irregular binary fission in amoeba। ये हम अमीबा के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। When we talk about longitudinal binary fission, longitudinal binary fission देखने को मिलता है हमको एक ऑर्गेनिज्म में जिसका नाम है लिशमैनिया। लिशमैनिया भी अमीबा की तरह एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है एंड इसके बॉडी के सरफेस के ऊपर इस तरीके से फ्लैजिला पाया जाता है जिसकी मदद से ये मूव करता है। लिशमैनिया क्या करता है, जब ये बाइनरी फिजन करता है तो इसका एक फिक्स्ड प्लेन है। इसको पहले से ही पता है कि भाई मुझे इस प्लेन में, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में क्या करना है, ब्रेक होना है, मुझे इस प्लेन में डिवाइड होना है। ये ऐसे नहीं होएगा, ऐसे नहीं होएगा, ऐसे नहीं होएगा, ये हमेशा अपने लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, लेंथ में क्या होगा, हमेशा डिवाइड होगा। तो इस टाइप की बाइनरी फिजन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। एंड जब ये डिवाइड होगा तो हमको मिलेंगे दो डॉटर सेल्स मिलेंगे, तो हुई ना बाइनरी फिजन। तो इस तरीके की बाइनरी फिजन हमको कहां देखने को मिलती है, ये हमको देखने को मिलती है लिशमैनिया के अंदर। एक और बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, लिशमैनिया जो है वो क्या है भाई, लिशमैनिया एक तरीके का प्रोटोजोआ है एंड इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है काला अजार। क्या नाम है भाई डिजीज का? डिजीज का नाम है काला अजार, ब्लैक फीवर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है, दो ये हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स की तो एक बार देख लेते हैं। बहुत सिंपल, ये हमको देखने को मिलता है पैरामीशियम के अंदर, बिल्कुल जूते जैसा ना, जूते के अंदर जो पतावा डाला जाता है वैसी सी शेप होती है इसकी। ठीक है, एंड ये जो होता है बेटा, जब हम इसकी बात करते हैं, है ना, ऐसे बनाऊंगी तो तुमको बेटर तरीके से समझ आएगा, है ना, इस तरीके से होता है एंड ये हमेशा ये अपने ट्रांसवर्स प्लेन में इस तरीके से हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है। ये कभी लेंथ में डिवाइड नहीं करता, नो, ये हमेशा इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है एंड दो डॉटर सेल्स बना देता है। तो इस तरीके की बाइनरी फिजन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एंड सभी बाइनरी फिजन के अंदर एक चीज कॉमन है कि आखिरी में क्या होता है, हमको दो डॉटर सेल्स मिल जाते हैं एंड वो डॉटर सेल्स किस प्लेन में डिवाइड होने पे मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे इसका डिवीजन हुआ है। इर्रेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, पैरामीशियम, सॉरी ट्रांसवर्स। इर्रेगुलर बायोमीबा के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल लिशमैनिया के अंदर एंड ये पैरामीशियम के अंदर। फिजन का एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या था, दो डॉटर सेल्स बन रहे थे। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, बहुत सारे डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी कि पेरेंट सेल बार बार डिवाइड करेगा और एक बारी में बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाएगा, इसीलिए इसको बोल देते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन हमको देखने को मिलता है किसके अंदर, मल्टीपल फिजन हमको देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम भी एक तरीके का प्रोटोजोआ है जो कि हमें बीमारी कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं मलेरिया। मलेरियल पैरासाइट इसको बोला जाता है एंड जब हमको मलेरिया होता है तो ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारे लिवर सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है एंड वहां पे जाके रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है हमारे लिवर सेल्स में जाके, और ये मल्टीपल फिजन करके अपने नंबर को इंक्रीज करता है। Then we have budding. Budding हमको देखने को मिल जाती है किसके अंदर? We can observe the process of budding in yeast, जो कि क्या है, एक तरीके का यूनिसेलुलर फंजाई है। ये हमको देखने को मिल जाता है हाइड्रा के अंदर। अगर हम देखें बेटा
तो बडिंग के अंदर होता क्या है, बडिंग के अंदर देखो बेटा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं बड, एंड धीरे धीरे आउटग्रोथ प्रॉपरली क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है एंड पूरा का पूरा अपना पेरेंट जैसा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है एंड फाइनली ये बड क्या होती है, अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, रिमूव हो जाती है एंड ये जाके फिर अपनी जिंदगी जीता है एज अ न्यू होल इंडिविजुअल, राइट। देखो बेटा ये बाइनरी फिजन हो गया, एक पेरेंट सेल धीरे 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 बाद में क्या हुआ, 2 डॉटर सेल्स बना लिए। यहाँ पे देखो बेटा मल्टीपल फिजन हुआ, कितने सारे डॉटर सेल्स बन गए। बडिंग हमने यहाँ देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे किसके बारे में, अब देखते हैं यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। जब हम स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन जनरली हमको फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। फंजाई जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, स्पोर बनते हैं हमारे किसके अंदर, राइजोपस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड के अलावा और भी बहुत सारे फंजाई जो हैं वो क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ब्रेड मोल्ड को हम राइजोपस भी बोलते हैं। इनके अंदर होता क्या है बेटा, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स। तो अगर आप इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखोगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे सेल्स दिखाई देंगे। दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स आर नोन एज स्पोर्स एंड ये स्पोर्स जब एक सुटेबल मीडियम पे जाके गिरते हैं जहां पे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये जर्मिनेट होके पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। नया ऑर्गेनिज्म बन गया मतलब हो गई ना रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन करने के लिए हमको कोई गैमेट नहीं बनाना पड़ा, ना ही हमको कोई किसी भी केस में, आप देखो किसी भी केस में ना ही हमने स्पर्म बनाया, ना ही हमने एग सेल बनाया, ना ही उनकी फर्टिलाइजेशन कराई, बट सभी केसेस में हमने एक नया इंडिविजुअल बना लिया, राइट। चलिए जी, अब यहाँ पे क्या रह गया, अब यहाँ पे रह गया एक, क्या ये रह गया, देखो फ्रैगमेंटेशन रह गया। फ्रैगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है किसके अंदर, ये हमको देखने को मिलता है एल्गी के अंदर। एक मल्टीसेलुलर एल्गी होती है जिसका नाम होता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक ग्रीन कलर की एल्गी होती है। इसका नाम स्पाइरोगायरा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर स्पाइरल शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एंड जैसे ये स्पाइरोगायरा मैच्योर होती है ये अपने टुकड़े टुकड़े कर लेती है, खुद ही अपने टुकड़े टुकड़े कर लेती है। ईच टुकड़ा, ईच पीस इज नोन एज फ्रैगमेंट एंड बाद में हर फ्रैगमेंट क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। सो दिस इज द फ्रैगमेंटेशन। ये क्या है, ये है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन हमको कहां देखने को मिलती है, फ्रैगमेंटेशन हमको देखने को मिलती है स्पाइरोगायरा के अंदर। सो दिस इज ऑब्जर्व्ड इन स्पाइरोगायरा, ठीक है। रीजनरेशन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है। एक्चुअली में रीजनरेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए नहीं करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रीजनरेशन करता है वो एक्चुअली में अपने किसी ना किसी लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीगेन करने के लिए करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जो लिजर्ड्स होती हैं, होम लिजर्ड्स जो होती हैं बेटा, उनकी अगर टेल टूट जाए, ठीक है, कोई खा जाए उसको, तो वो उसको रीगेन करके रीग्रो कर लेते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, उनकी एक एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को गेन करने की। ऐसी ही एबिलिटी एंड कैपेसिटी बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास भी है, जैसे कि स्टारफिश। अगर उसका एक आर्म ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो वो उसको रीग्रो कर लेती है, रीगेन कर लेती है। बट कुछ चतुर ऑर्गेनिजम्स है, कुछ चतुर क्या है, एनिमल्स है, जो कि क्या करते हैं, लॉस्ट बॉडी पार्ट को गेन करते 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 पूरा ऑर्गेनिज्म ही बना देते हैं, राइट। तो सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम प्लेनेरिया की बात करें, अगर उसकी बॉडी को हम क्या कर दें, पीसेस में काट दें, तो ईच पीस इज गोइंग टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट, बट लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीगेन करते 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 वो पूरे का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है। समझ गए? चलो जी, तो रीजनरेशन हमको देखने को मिलती है किसके अंदर, रीजनरेशन वी कैन ऑब्जर्व इन एनिमल्स, जैसे कि प्लेनेरिया। प्लेनेरिया वैसे सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर लेता है, उसके अंदर स्पर्म्स भी बनते हैं, एग्स भी बनते हैं, बट ये जो रीजनरेशन है वो तब देखने को मिलती है जब उसकी बॉडी के पीसेस कट जाए। वो खुद से नहीं कट करता अपने आप को, समझ रहे हो? ठीक है जी, अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। थोड़ी बहुत प्लांट्स की बातें भी हो जाएं। अब प्लांट्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। जब प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो हम बात करते हैं वहां पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? एक ऐसे प्रोसेस जिसमें प्लांट्स क्या करें, अपने वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट बनाए। अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं मैम? देखो भाई, प्लांट के अंदर दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होते हैं
वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट्स होते हैं जिनका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि हम बात कर रहे हैं फ्लावर की। अब फ्लावर के अलावा जो बाकी पार्ट्स बचे जिनका काम रिप्रोडक्शन कराना नहीं होता, जैसे कि रूट, इसका काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। जैसे कि स्टेम, उसका काम क्या है भाई, जो भी पानी रूट्स ने एब्जॉर्ब करे उनको ट्रांसपोर्ट करना, प्लांट को सपोर्ट देना। और क्या होता है, लीव्स, लीव्स का काम क्या है, लीव्स का काम है फोटोसिंथेसिस करना। इनका एक्चुअल काम ये है, इनका एक्चुअल काम रिप्रोडक्शन करना नहीं है। बट कभी कभी ये कहते हैं कि चलो भाई कर लेते हैं, थोड़ा फ्री बैठे हैं, थोड़ी रिप्रोडक्शन करा देते हैं, ठीक है। एंड जब ये क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, तो स्टेम, रूट, लीव्स कई बार क्या करते हैं, नए प्लांट की फॉर्मेशन में मदद कर देते हैं। एंड जब लीफ, स्टेम, रूट, याद रखेंगे बेटा, ये तीन चीजें याद रखेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला लीफ, स्टेम एंड रूट। लीफ, स्टेम एंड रूट। जब प्लांट के ये वाले वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से नया प्लांट ग्रो होने लगे तो हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड जब ये वाले पार्ट्स की मदद से नया प्लांट ग्रो होने लगता है तो ना ही कोई स्पर्म बनता, ना ही कोई एग बनता, ना ही कोई फर्टिलाइजेशन होती, तो मैं बोलूंगी ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। अब हमको दो तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिल जाती है। एक है हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या डिफरेंस है, नेचुरल मतलब जो नेचर में हमको देखने को मिल रही है, नेचुरली होती है, हमको कुछ नहीं करना उसमें। जैसे कि बेटा यहां पे हम बात करते हैं स्टेम से। आप घर पे पोटैटो लाओ, आलू है ना, सबके घर में होता है आलू के चालू, है ना। तो भाई आप देखो, जब हम पोटैटो की बात करते हैं, पोटैटो एक तरीके की अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेम ट्यूबर। तो आप अपने घर में बेटा एक आलू को छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, है ना, उसको थोड़ा बहुत मॉइस्चर वगैरह दो, लाइट वगैरह दो, तो आप देखोगे उसमें से एक पौधा निकलने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पोटैटो है, पोटैटो एक्चुअली एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसमें से एक नया प्लांट निकलना शुरू हो गया। नया प्लांट निकला तो रिप्रोडक्शन किसकी मदद से निकला, स्टेम की मदद से निकला। एंड जब स्टेम इन्वॉल्व हो तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो हुआ ना। तो वैसे ही बेटा पोटैटो, अनियन में हम देखते हैं स्टेम की मदद से नया प्लांट निकल जाता है। अगर हम बात करें स्वीट पोटैटो की, गुआवा की, यहाँ पे रूट्स की मदद से नया प्लांट निकल जाता है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा हाई चांस कि भाई लीव से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ देखने को मिलती है। तो हमारा एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको हिंदी में। इसकी लीव्स जो होती है वहां पे छोटे छोटे लीव बर्ड्स पाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है। तो हम बताएंगे ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है लीव बर्ड्स की मदद से। ये लीव बर्ड्स कहाँ होती हैं, तो लीव के जो मार्जिन एरिया होते हैं, जो एज वाला पार्ट होता है, मार्जिन होते हैं, वहां पे लीव बर्ड्स होती हैं छोटी छोटी। एंड वो लीव बर्ड्स क्या होती हैं, धीरे 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 मैच्योर होती हैं, उसी से पूरा का पूरा नया प्लांट निकल जाता है जब उनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो क्या है बेटा, नेचुरली खुद ब खुद हो जाता है, नेचर में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, खुद ही हो रहा है ये। बट कुछ मेथड्स ऐसे हैं कि अगर हम वहां पे थोड़ा बहुत ह्यूमन एफर्ट लगाएं, अगर हम खुद से करें तो वहां पे क्या है बेटा, थोड़ा एफर्ट लगा के हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात हो रही है। अलग अलग प्रोसेसेस हैं, कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। कटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट हम उगाना चाहते हैं उसका छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे। कट करने के बाद उसको हम कहाँ डाल देंगे बेटा, हम उसको सॉइल में डाल देंगे। सॉइल में से देखेंगे कि धीरे 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 पूरा प्लांट निकल गया। रोज के अंदर बहुत ब्यूटीफुली कटिंग देखने को मिल जाती है। मनी प्लांट के अंदर आप छोटा सा हिस्सा उसका एक कट कर लो, उसको सॉइल में डाल दो एंड देखो पूरा का पूरा प्लांट उसमें से बन जाएगा। दिस इज कटिंग। लेयरिंग में क्या होता है भाई, प्लांट जो होता है उसकी स्टेम का एक हिस्सा लेते हैं, जो लीव्स वगैरह एक्स्ट्रा है वो हटा देते हैं एंड उसको खींच के सॉइल में नीचे क्या करते हैं, दबा देते हैं। मतलब प्लांट इंटैक्ट है, उसी की एक स्टेम लेके क्या करी, खींच के सॉइल में दबा दी, उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी सॉइल की एंड थोड़ा सा इसका उसका क्या हुआ, बाहर की तरफ छोड़ दिया। धीरे धीरे हम देखेंगे नया प्लांट उसमें से ग्रो होने लगेगा। दिस इज लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है भाई, मान लीजिए मेरे पास दो वेराइटीज हैं, ठीक है, मेरे पास दो वेराइटीज है प्लांट की। एक वेराइटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, मैंने उसको काट दिया। अब मेरे पास स्टेम का बस थोड़ा सा हिस्सा रह गया, मैंने प्लांट को पूरा नहीं काटा है, मैंने स्टेम के बस थोड़े थोड़े हिस्से ग्राउंड में जो थे, रूटेड जो थे वो छोड़ दिए। मैं दूसरा प्लांट लाऊंगी,
उसी रूटेड स्टेम जो मैंने कट कर दिया उसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी, उसको सील कर दूंगी एंड थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे जो नया प्लांट मैं लाई थी वो ग्रो होने लगेगा उसमें से। दिस इज ग्राफ्टिंग। दो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग के क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आएंगे, बट ये मैं चाहती कि तुमको पता हो कि भाई आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। तो अगर आपने कभी भी नाम सुना है कटिंग का, लेयरिंग का, ग्राफ्टिंग का, दैट मीन्स कि वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट मैम अगर ये नहीं दिया है, ठीक है, और ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, है ना। क्वेश्चन तो ये मैम क्या आएगा पेपर में, पेपर में तुमसे पूछेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत ज्यादा हाई चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाने के कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस बताओ। तो आप ये बताओगे कि भाई नॉर्मल अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, चाहे कोई भी हो, है ना, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उससे जो भी प्लांट्स बनते हैं वो जल्दी बनते हैं। दिस मेथड इज क्विक, this method is rapid, this method is actually economical, cheap method है। इन प्लांट्स में क्या होता है, जो भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके उगाते हैं, इनके अंदर फ्रूट, इनके अंदर फ्लावरिंग जल्दी होती है, इनके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन जल्दी होता है। इस मेथड से हम सीडलेस वेराइटीज बना सकते हैं। इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर वाले प्लांट्स बना सकते हैं। सो देयर आर many advantages of there are many advantages of vegetative propagation, ठीक है। चलिए, एंड ये प्रोसेसेस काफी ज्यादा यूज करते हैं फार्मर्स, इसीलिए इनका नाम यहां लिखा। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये तो कहानी थी किसकी, ये कहानी थी हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मल्टीपल फिजन देख लिया हमने, बाइनरी फिजन देख लिया, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो लगभग क्या है, सिमिलर है। देयर आर सम स्टेप्स व्हिच आर कॉमन टू एवरी ऑर्गेनिज्म जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। सबसे पहली प्रोसेस होती है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का क्या मतलब है भाई, गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट फॉर्मेशन। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको सबसे पहले क्या चाहिए, गैमीट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वही गैमीट क्या होंगे, वही गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे। तो कराने के लिए पहले उनको बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। अब मेल की बॉडी में क्या होता है बेटा, क्या कौन सा गैमीट बनता है मेल की बॉडी में, वेरी गुड, मेल की बॉडी के अंदर जो गैमीट बनता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, उसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल। फीमेल की बॉडी के अंदर जो गैमीट बनता है उसको हम बोलते हैं एग सेल, उसको हम बोलते हैं एग सेल, वेरी गुड। अब मेल की बॉडी में स्पर्म बन रहा है जिस प्रोसेस से, मेल की बॉडी के अंदर जिस प्रोसेस से स्पर्म बन रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मैटोजेनेसिस, उसको हम बोलते हैं स्पर्मैटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जिस प्रोसेस से हमारा फीमेल बॉडी के अंदर एग सेल बन रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर एग सेल। ठीक है जी, गैमीटोजेनेसिस हो गया, यानी कि गैमीट बन गए, अब वो तैयार है रिप्रोडक्शन कराने के लिए, नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। अब क्या होगा भाई, मेल पेरेंट के अंदर स्पर्म सेल बना है, फीमेल पेरेंट के अंदर एग सेल बना है, अभी दोनों डिफरेंट पेरेंट बॉडी के अंदर है। अगर मुझे इन दोनों को फ्यूज कराना है, एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करानी है, तो बहुत जरूरी है कि इनको एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाना पड़ेगा। तो इस केस में जो सेकंड स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा गैमीट ट्रांसफर। जो गैमीट होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है कहां पे, एक दूसरे के पास। तो जनरली देखा जाता है कि गैमीट जो ट्रांसफर होता है उसमें मैक्सिमम है ना, मैक्स टू मैक्सिमम हमेशा देखा गया है कि जो स्पर्म सेल होता है वही क्या है, मूव करता है एग सेल की तरफ। इसीलिए यहाँ पे बेटा याद रखेंगे कि जो स्पर्म सेल होते हैं, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं या फिर प्लांट्स की बात भी करूं, तो वहां पे जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, दे कैन मूव, बट जो एग सेल्स होते हैं दे कैन नॉट मूव। तो बेटा गैमीट ट्रांसफर होके वही जाएगा ना जो मूव कर सकता है। तो स्पर्म सेल जो होता है वो फीमेल बॉडी तक पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। प्लांट्स के केस में क्या होता है, पॉलिनेशन के थ्रू पहुंचता है, पॉलन ग्रेन के अंदर हमारा फीमेल गैमीट होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है, फीमेल बॉडी तक पहुंच जाता है। अभी हम आगे देखेंगे। एंड जब हम
ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमंस के केस में भी जो मेल बॉडी के अंदर स्पर्म सेल्स होते हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉप्युलेशन, जिसको हम सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं, उसके दौरान स्पर्म सेल्स जो होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। तो यानी कि गैमीट्स को ट्रांसफर किया जाता है। अब जब गैमीट्स एक दूसरे की क्रॉस प्रॉक्सिमिटी में आ गए तो फिर होगी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अभी बताया था, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखो बेटा ये क्या हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये यहाँ पे दिस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हम देख पा रहे हैं जो हमारे मेल एंड फीमेल गैमेट है उन दोनों के बीच में फ्यूजन होगी। जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगी तो सबसे पहली चीज बनेगी वो क्या होगी? वो होगा एक सिंगल सेल, दैट विल बी अ सिंगल सेल जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एक सेल बनता है, एक सिंगल सेल बनता है बेटा, एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ बेटा? जाइगोट फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो गया जी। ठीक है, अब क्या होगा? अब डेवलपमेंट होगा जाइगोट का इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट जो होगा बेटा वो धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ठीक है जी, देखो बेटा एक सेल था, अब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट हुई कैसे? ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल डिवाइड होगा अपने जैसे, एक डिवाइड होके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256 करते 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 क्या होगा बेटा? हजारों सेल बन गए, हजारों सेल से लाखों सेल बन गए, करोड़ों सेल्स बन गए, टिश्यूज बन गए, ऑर्गन्स बन गए, करते करते पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो हर ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, शो करता है, ये प्रोसेस करता है, वहां पे ये कुछ प्रोसेसेस कॉमन है। बट यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो ह्यूमंस का एग्जांपल लिया है सो दैट वी ऑल कैन रिलेट टू दैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? फर्टिलाइजेशन हुई, फ्यूजन हुई मेल एंड फीमेल गैमीट की, यहाँ पे एक सेल बना जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वहां जाइगोट बनता है पहले। अब जाइगोट के बाद बेटा क्या होगा? जाइगोट के अंदर बार बार क्या होंगी? एक तरीके की सेल डिविजन होती है जिनको हम क्लीवेज बोलते हैं, वो होती है। एंड यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो इज बेसिकली अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ये सिंगल सेलुलर है या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, एक बॉल बन जाती है सेल की, एंड धीरे धीरे बेटा ये बॉल ऑफ सेल से धीरे धीरे टिश्यूज बनते हैं, धीरे धीरे ऑर्गन्स बनते हैं, करते करते पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, तो आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, आई फील सो, तो आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ह्यूमन टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है ना? धीरे धीरे यहाँ पे कुछ ह्यूमन टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड जब मदर की बॉडी के अंदर ये एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है तो एक स्टेज आती है जब हम कह सकते हैं कि हाँ यार कुछ ह्यूमन बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है, कुछ हेड है, आर्म्स है, लेग्स यानी कि लिम्स वगैरह आप देख के बता सकते हो, थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइजेबल है। तो जब इस तरीके की बॉल है सेल्स की, बहुत सारे सेल्स की एक बॉल बनी हुई है तो एम्ब्रियो, बट वो स्टेज जब आप रिकॉग्नाइज कर पाओ ये हेड है, ये आर्म्स हैं, ये लेग्स हैं, तो इस स्ट्रक्चर को फिर हम एम्ब्रियो नहीं बोलते, फिर हम इसको बोलते हैं कि फीटस बन रहा है, फीटस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हम बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं इसको फीटस। अब ये फीटस धीरे 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 पूरा का पूरा ग्रो एंड डेवलप होगा, एंड ग्रो एंड डेवलप जब हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स बाद क्या होगा बेटा? जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी 9 मंथ्स तक, एंड इसके बाद फाइनली इस फीटस की डिलीवरी होगी, एंड देन एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा अ बेबी विल कम आउट, राइट? एंड जब डिलीवरी हो जाएगी, बेबी आ जाएगा बाहर, राइट? तो हम बोलेंगे, हाँ, फीटस जब आ जाएगा बाहर तो हम बोलेंगे बेबी। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमने क्या ले लिया? एक ओवरव्यू ले लिया। बट ये चीजें बेटा कॉमन हर ऑर्गेनिज्म में है। हर ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है सबसे पहले वो गैमीट बनाता है, गैमीट्स को फिर ट्रांसफर करता है। गैमीट ट्रांसफर होने पे दोनों गैमीट एक दूसरे के पास आ जाते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने पे हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर बार बार डिवाइड करता है और डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और उसके बाद जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे और फर्दर ग्रो एंड डेवलप करता है, एंड फाइनली वो ग्रोथ एंड डेवलप करके पूरा का पूरा एम्ब्रियो नया का नया ऑर्गेनिज्म बना देता है।
दिस इज कॉमन टू एवरी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको इतना टाइम दिया। अब हमने बात करी कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो भाई सबसे पहले हम भी बात करने वाले हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द फ्लावर। फ्लावर क्या है? फ्लावर हमारे प्लांट्स का जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। कौन से प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स। सभी प्लांट्स की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे बात हो रही है फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी कि एंजियोस्पर्म्स की। तो उन प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो फ्लावर की वजह से हो पाती है पॉसिबल। अब फ्लावर्स के मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं, स्टेमन, सेपल, पेटल, स्टेमन या फिर पिस्टल या कार्पल, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सेपल क्या है बेटा? सेपल वो हरे कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे फ्लावर को जब वो बड स्टेज में होता है उसको प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, जब हमारा फ्लावर बड है तो आपने देखा है बाहर लीफ जैसा ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जो अंदर उसको एनक्लोज्ड रखता है, उसको हम बोलते हैं सेपल। एंड ये सेपल क्या होती है? धीरे धीरे खुलती हैं जब हमारा फ्लावर क्या होता है? डेवलप हो जाता है, राइट। उसके अलावा ये हमारे प्लांट को सपोर्ट भी देती हैं। पेटल्स बेटा, ये रंग बिरंगी ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, इनको हम बोलते हैं पेटल्स, है ना, पंखुड़ियां, रंग बिरंगी, सुंदर सुंदर, लाल कलर की, नीले कलर की, पीले कलर की, है ना, जिसको देख के हमारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज ये सब क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो वो पॉलिनेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। ये हो गए हमारे पेटल्स। देन वी हैव स्टेमन। स्टेमन क्या है भाई? स्टेमन एक्चुअली में हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे फ्लावर का। स्टेमन के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। स्टेमन इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है हमारा एंथर और एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट बेसिकली कुछ इस तरीके की डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर ये जो टॉप वाला पार्ट है ये होता है हमारा एंथर। एंथर के अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं एंथर के अंदर। एंड एंथर के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, इन्हीं के अंदर क्या होता है? इन्हीं के अंदर होता है हमारा मेल गैमेट। हमारे फ्लावर के अंदर पिस्टल या कार्पल भी पाए जाते हैं। पिस्टल या कार्पल मतलब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको पिस्टल या कार्पल बोलते हैं। इनको गाइनोशियम भी बोला जाता है एंड इनको एंड्रोशियम, मेल को एंड्रोशियम भी बोला जाता है, स्टेमन को, एंड पिस्टल कार्पल को गाइनोशियम भी बोला जाता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा है स्टिग्मा, देन हमारा स्टाइल एंड देन वी हैव ओवरी। तो इफ वी टॉक अबाउट, हमारा स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, देन दिस इज लाइक दिस एंड लाइक दिस। चलो देखते हैं। तो सबसे ऊपर क्या होता है? एक डिस्क शेप का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। उसके बाद एक छोटी सी, नॉट छोटी सी, पतली सी ना, नैरो जैसी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हैं स्टाइल। एंड बिल्कुल आखिरी में बेसल पार्ट होता है, स्वॉलन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल एंड ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है हमारा फीमेल गैमीट। और ये जो मैंने पॉलन ग्रेन बनाए थे, देखो बेटा यहाँ पे पॉलन ग्रेन, एक सिंगल पॉलन ग्रेन को बड़ा करके बना देते हैं एंड सिंगल पॉलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे बेटा क्या था? हमारा मेल गैमीट था। तो मेल गैमीट पॉलन ग्रेन के अंदर है, फीमेल गैमीट ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर है। तो भाई सबसे पहले तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी है तो गैमीट होने चाहिए, गैमीट हो गए। अब इन गैमीट्स को एक दूसरे से फ्यूज कराना पड़ेगा। फ्यूज तो तब होंगे ना जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। ये यहाँ पॉलन ग्रेन के अंदर एंथर के अंदर पड़ा है और ये यहाँ स्टिग्मा के, ये हमारे पिस्टल के ओव्यूल के अंदर पड़ा है। सो दैट मीन्स अब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाना होगा। अब यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ किसके बारे में? द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन की प्रोसेस से क्या होगा? ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं ये एंथर से निकल के स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचेंगे एंड जब ये स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचेंगे तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। द प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है? एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के अपने घर से विदा लेके, अपने घर को छोड़ छाड़ के पहुंच जाते हैं किसके पास? अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमीट। बेसिकली स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच जाते हैं वो, ठीक है। पहले स्टिग्मा पे पहुंचते हैं फिर वहां पहुंचते हैं।
तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के जब स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचते हैं तो उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये पॉलिनेशन भी दो तरीके की हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमारा जो मूवमेंट हो रहा है किसका, पॉलन ग्रेन का, वो कहां से कहां हो रहा है। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट के अंदर बहुत सारी फ्लावर्स हैं, ये एक सिंगल फ्लावर है, इसके अंदर एंथर था, वहां से पॉलन ग्रेन्स निकले और इसी सेम फ्लावर के ऊपर वही सेम फ्लावर उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके प्लांट कर गए, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक प्लांट था, यहाँ पे एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन फ्लावर, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इस वाले फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और इसी सेम प्लांट के स्टिग्मा के इसी सेम प्लांट के किसी और फ्लावर के, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं भाई, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं, कंसेप्ट समझ आना चाहिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। देखो मेरे पास एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर तीन फ्लावर्स हैं, दिस इज फ्लावर 1, दिस इज फ्लावर 2, दिस इज फ्लावर 3, ठीक है। चलो जी, अब पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन में हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर में से निकल के स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच जाता है। तो यहां पे एक फ्लावर था, इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकले, इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और उसी सेम फ्लावर के सरफेस पे जाके लैंड हो गए, तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन। फिर हमारे पास वही सेम प्लांट है, उसी सेम प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स में क्या हुआ, एक फ्लावर था, उसके एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और निकल के वो उसी सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच गए। प्लांट सेम ही है, बस प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं एक ही प्लांट में, तो इसको भी मैं बोलूंगी सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट तो सेम ही है ना, घर तो सेम है, घर के अंदर कमरे अलग अलग हो सकते हैं बट घर तो तुम्हारा ही रहेगा ना। तुम ड्राइंग रूम में बैठो, ठीक है, तुम बेडरूम में बैठो, तुम किचन में बैठो, तुम वॉशरूम में बैठो, तुम यही तो बोलोगे ना कि मैं घर में हूं अपने, है ना, ये तो नहीं बोलोगे कि पड़ोसी के घर में आ गया, अपना घर तो तुम्हारा ही रहेगा। वैसे ही ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा टाइप जो होता है वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है भाई, एक प्लांट है दूसरा प्लांट है, दोनों प्लांट सेम स्पीशीज के हैं, ये रोज का है तो ये भी रोज का है, ये मैरीगोल्ड तो ये भी मैरीगोल्ड, ये सनफ्लावर तो ये भी सनफ्लावर, समझ रहे हो, ठीक है। अब होता क्या है भाई कि दो डिफरेंट प्लांट्स हैं एंड यहां से क्या हुआ, यहां से पॉलन ग्रेन्स निकले और इसके सरफेस पे, इस प्लांट के एक फ्लावर के स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच गए, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दिस इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा स्टेमन और पिस्टल क्या एक ही फ्लावर के अंदर है या वो डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर है, इसके बेसिस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं। अगर हम बात करें देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, अगर मेरे फ्लावर के अंदर स्टेमन और पिस्टल दोनों एक साथ प्रेजेंट है, अगर फ्लावर के अंदर स्टेमन और पिस्टल क्या है, एक साथ प्रेजेंट है, ये मेरा फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर देखो स्टेमन भी दिख रहे हैं एंड पिस्टल भी दिख रही है, तो सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल्स हो गए हमारा हिबिस्कस, चाइना रोज, है ना, हमारा रोज, नॉर्मल रोज, ठीक है, पी हो गई, मटर, मस्टर्ड, ठीक है, सरसों, ठीक है, ये क्या है बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के। देन वी हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर यूनि मतलब सिंगल, एक सिंगल सेक्स ऑर्गन होगा, या तो भाई उनके अंदर स्टेमन होंगे या फिर उनके अंदर पिस्टल होंगे, समझ रहे हो, उनके अंदर दोनों एक साथ नहीं होते, एक होगा, या तो स्टेमन होगा या पिस्टल होगा, तो इन फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर उसके अंदर स्टेमन है, अगर उस फ्लावर के अंदर क्या है, स्टेमन है, तो उस फ्लावर को मैं बोलूंगी स्टैमिनेट फ्लावर, और अगर उस फ्लावर के अंदर पिस्टल है तो उसको मैं बोलूंगी पिस्टिलेट फ्लावर। समझ आ रहा है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स देखें, यूनिसेक्सुअल की भी देखते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं पपाया में, वाटरमेलन में, कोकोनट में, मेज में, कैस्टर में, ठीक है, ये कुछ क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे प्लांट्स के जिनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है मैम, ये भी समझ आ गया। मैम अभी भी नया प्लांट तो बना ही नहीं है, पॉलन ग्रेन आपने स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचा दिया, पॉलन ग्रेन आपने कहा था पॉलिनेशन की प्रोसेस से स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच गया मैम, बट मैम अभी तो पॉलन ग्रेन यहाँ है,
जिसके अंदर मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट यहाँ है, तो अभी भी दोनों क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है। कैसे हमारा मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा और कैसे ये फ्यूज होंगे, कैसे नया प्लांट बनेगा, ये भी देख लेते हैं, देखते हैं। चलो भाई, अब होता क्या है, पॉलिनेशन के बाद क्या था, हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच चुका है। स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचने के बाद क्या होता है, ये एक ट्यूब बनाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन में से क्या होता है, पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन होती है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो वहां से एक ट्यूब निकलती है जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब धीरे 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 क्या होती है, हमारे ओव्यूल की तरफ ग्रो होती है। जहां हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल की तरफ क्यों ग्रो हो रही है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट है एंड वहां पे कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन केमिकल्स की तरफ ये पॉलन ट्यूब क्या होती है, एक्चुअली ग्रो होना शुरू कर देती है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में क्या होता था, केमिकल इज द स्टिमुलस, तो स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ हो रही है, ट्रॉपिक मूवमेंट, याद करो है ना, तो कीमोट्रोपिज्म इसको बोलते हैं। तो बेसिकली हमारी जो पॉलन ट्यूब है वो उन केमिकल्स की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाती है एंड क्योंकि यहाँ पे प्लांट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, प्लांट पार्ट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट किसकी तरफ हो रही है, केमिकल्स की तरफ, तो हो गया ना कीमोट्रोपिज्म। चलो भाई वापस आते हैं, तो पॉलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचा, पॉलिनेशन के बाद वो जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करेगा। पॉलन ट्यूब धीरे 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 क्या होगी, ओव्यूल की तरफ ग्रो होना शुरू होगी, ओव्यूल की तरफ मूव होना शुरू होगी एंड इतने में ही क्या होगा, हमारा जो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल जर्म सेल था, जो हमारा मेल गैमीट था, वो वहां से निकल के कहां आ जाएगा, पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। कैन यू सी दिस, यहां पे होता है वैसे तो वो, बट यहां से निकल के क्या होगा, पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाएगा एंड पॉलन ट्यूब की मदद से धीरे 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 इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स, वेरी गुड, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर बेटा ये वाला जो पार्ट हमको दिख रहा है, दिस इज द ओव्यूल, ये क्या है, ये ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर हमारी पॉलन ट्यूब क्या करती है, एंटर करती है। वो पॉइंट जहां से हमारी पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये जो मेल गैमीट है धीरे 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 यहां से क्या होगा, ये यहां पहुंच जाएगा एंड याद करो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमारा फीमेल गैमीट ऑलरेडी क्या है, इसका ओव्यूल में वेट कर रहा है। तो यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों अब क्या है, एक दूसरे के पास आ गए हैं। नाउ बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे एंड जब दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे तो क्या होगा, वेरी गुड, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कहां बना, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहां हुई, फर्टिलाइजेशन हुई हमारे ओव्यूल के अंदर। फटाफट देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले गैमीट बने, वेरी गुड, बन गए, पॉलिनेशन हुई, हो गई, स्टिग्मा पे पहुंच गया, स्टिग्मा के पहुंचने के बाद पॉलन जर्मिनेट हुआ और पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई। पॉलन ट्यूब की मदद से मेल गैमीट ओव्यूल तक पहुंचा जहां पे फीमेल गैमीट थी, वहां पे दोनों के बीच में क्या हुई, वहां पे दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से क्या बनता है, वेरी गुड, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से बनता है हमारा जाइगोट, राइट। फर्टिलाइजेशन कहां हुई है, ओव्यूल के अंदर। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट बना। अब उसके बाद क्या होगा, मैम हमें तो नया प्लांट चाहिए ना, रिप्रोडक्शन का मतलब ही नया प्लांट है, तो वो नया प्लांट बनेगा कैसे। देखो भाई, जो जाइगोट है वो धीरे 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 क्या होगा, डिवाइड करेगा, ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब इस एम्ब्रियो के सेल्स बार बार डिवाइड करके टिश्यूज बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, पूरा ऑर्गेनिज्म नया के नया प्लांट बन जाएगा। एंड ये जो ओव्यूल था ये धीरे 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 क्या करेगा, कुछ चेंजेस दिखाएगा, इसके बाहर क्या होगा, एक थिक कोट डेवलप होगा, ठीक है। धीरे धीरे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो ओवरी है वो धीरे 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 क्या होगी, राइपन ऑफ हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी पार्ट्स जैसे कि हमारे सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, स्टिग्मा स्टाइल, ये सब चीजें जो है ये श्रिवल ऑफ हो जाएंगी, यानी कि डिहाइड्रेट होकर सूख के खुद ब खुद गिर जाएंगी। बट मैम अभी भी प्लांट नहीं बना, अरे भाई देखो सीड बन गया, देखो सीड बन गया। सीड जब हमको मिल जाएगा तो हम सीड का क्या करेंगे भाई, सीड को हम सो करेंगे एंड सीड को जब हम सो करेंगे, सॉइल में डालेंगे तो नया प्लांट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना, निकलेगा, वेरी गुड। तो नया प्लांट निकल जाएगा। तो सीड के अंदर क्या है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और जब सीड को डालते हैं सॉइल में तो प्लांट निकल आता है। अब सीड के अंदर क्या है, सीड के अंदर मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो सीड के अंदर होता है वो क्या है, वो है सीड कोट, जो कि उसको क्या देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। उसके अलावा हमारे सीड के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल। सीड हमारे एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, जिसको यहां पे लिख लेते हैं। हमारे एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक है हमारा प्लीम्यूल और एक है हमारा रेडिकल। जो प्लीम्यूल है वो बार बार डिवाइड करेगा, उसके सेल्स हमारे प्लांट का पूरा शूट सिस्टम बनाएंगे, यानी कि स्टेम, रूट, लीफ सब कुछ प्लीम्यूल से बनेगा। और रेडिकल जो है उसके सेल्स डिवाइड करके बार बार हमारा पूरा का पूरा रूट सिस्टम बनाएंगे, रूट्स बनेंगे। कॉटिलिडन, ये जो हमको दिख रहे हैं बेटा, ये दो स्ट्रक्चर्स, इनको कॉटिलिडन बोलते हैं। हमारा जो सीड है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उनके सेल्स बार बार डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए, तो हमारे सीड के अंदर जो फूड रिजर्व रहता है, फूड स्टोर्ड रहता है, वो इन कॉटिलिडन्स के अंदर रहता है। अगर मेरे सीड के अंदर सिंगल कॉटिलिडन है तो उनको बोलेंगे मोनोकॉट सीड्स, और अगर मेरे सीड के अंदर दो कॉटिलिडन्स हैं तो उनको हम बोलेंगे डाइकॉट सीड्स। मोनोकॉट सीड्स पाए जाते हैं व्हीट के अंदर, राइस के अंदर, बैम्बू के अंदर, शुगर केन के अंदर, अनियन के अंदर, लिली के अंदर, है ना। ग्रासेस वाले जो प्लांट्स होंगे जैसे कि कॉर्न हो गया, मक्का, मेज, राइट। डाइकॉट सीड्स होते हैं हमारा राजमा, हमारा चना, ग्राम, एप्पल, मैंगो, बीन्स, पी, ये सब क्या है, डाइकॉट सीड्स के एग्जांपल्स हैं। अब पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे हम पढ़ते हैं यहाँ पे हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा हम समझ चुके हैं जो मेजर चीज है वो ये है कि भाई मेल बॉडी में स्पर्म सेल बनता है, फीमेल बॉडी में एग सेल बनता है, ठीक है। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, एंड इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलती है, एंड फाइनली बेबी की डिलीवरी हो जाती है। अब कौन सा पार्ट इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, सबसे पहले बेटा देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पेपर में आने के चांसेस बहुत हाई है। होता क्या है भाई, मेल बॉडी के अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर पाई जाती है दो टेस्टिस, टेस्टिस ये वाला पार्ट है, एंड इस टेस्टिस के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, स्पर्म सेल्स बनते हैं ह्यूमन बॉडी में, और यहीं पे टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वेरियस कैरेक्टर्स, जैसे कि बॉयज में दाढ़ी मूंछ आ जाना, आवाज भारी हो जाना, ठीक है, आर्मपिट्स में हेयर आ जाना, मतलब जो भी चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं, और वो टेस्टिस में ही बनते हैं। टेस्टिस में हमारे स्पर्म सेल्स भी बनते हैं, ठीक है जी। स्पर्म सेल्स टेस्टिस के अंदर बन गए। टेस्टिस कहाँ है, स्क्रोटम में है। स्क्रोटम का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, थोड़ा कम होता है, एंड वो कम टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन की मदद करता है। तो भाई टेस्टिस में स्पर्म सेल्स बन गए हैं, टेस्टोस्टेरोन बन गया है। अब स्पर्म सेल्स हमको क्यों चाहिए, स्पर्म सेल्स हम रिप्रोडक्शन कराना चाहते हैं, तो भाई टेस्टिस से इनको पहले बाहर निकालो। तो टेस्टिस से इनको बाहर की तरफ लेकर आती है एक ट्यूब जिसका नाम होता है वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस क्या करती है, वैस डिफरेंस कैरी करके लेके जाती है किसको, स्पर्म सेल्स को बाहर की तरफ, ठीक है जी। टेस्टिस में स्पर्म सेल्स बन गए, बाहर की तरफ वैस डिफरेंस लेकर जा रही है, एंड बाहर की तरफ ला रही थी पेनिस की तरफ। बट बीच में क्या हुआ, इसके दो फ्रेंड्स मिल गए, एक फ्रेंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल और एक फ्रेंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। वो कहते हैं वैस डिफरेंस को कि भाई रुक जा, हम तेरी मदद करते हैं, स्पर्म सेल्स के अंदर क्यों ना कुछ ऐसी चीजें मिक्स कर दें सो दैट स्पर्म को थोड़ी मदद मिल जाए, थोड़ी नरिशमेंट मिल जाए। तो वैस डिफरेंस जब इन स्पर्म सेल्स को लेके जा रही होती है तो सेमिनल वेसिकल में से कुछ फ्लूइड निकलती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में से कुछ फ्लूइड निकलती हैं और स्पर्म सेल्स के साथ मिक्स हो जाती हैं। सेमाइनल वेसिकल्स में जो फ्लूइड निकलती है उसमें से फ्रक्टोज होता है, और ये फ्रक्टोज बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल्स को। प्रोस्टेट ग्लैंड में से जो फ्लूइड निकलती है उसमें क्या होता है, एल्कलाइन बफर होता है। तो बेसिकली जब ये स्पर्म सेल फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेंगे वजाइना के थ्रू, तो वजाइना का जो पीएच होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, एंड उस एसिडिक पीएच में कहीं स्पर्म सेल्स मर ना जाए उससे बचाने के लिए पहले ही अपने साथ थोड़ा एल्कलाइन बफर लेकर आते हैं। तो वो एल्कलाइन बफर प्रोस्टेट ग्लैंड की फ्लूइड देती है। तो यहां से जो स्पर्म सेल्स निकले थे अब वो एक फ्लूइड के साथ मिक्स हो गए हैं जो कि सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से निकली थी। एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। वो हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हम इतना डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, बैच में मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे बेटा वो सब फ्लूइड मिक्स हो जाती है एंड फ्लूइड जो बनती है उसको हम बोलते हैं सीमेन। तो यहाँ पे एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ये वही यूरेथ्रा है जिसकी मदद से यूरिन बाहर निकलता है। यही ट्यूब यूरेथ्रा स्पर्म्स को भी बाहर क्या करती है, रिलीज करने में मदद करती है। ये यूरेथ्रा जो होती है मेल्स के केस में पेनिस के थ्रू क्या होती है, सराउंडेड होती है, यानी कि पेनिस के अंदर ये यूरेथ्रा नाम की ट्यूब होती है। तो स्पर्म सेल्स बेटा वैस डिफरेंस की मदद से क्या आते हैं, यूरेथ्रा के पास आ जाते हैं।
यूरेथ्रा के थ्रू धीरे 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 क्या होता है बेटा, ये स्पर्म सेल्स बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स। पेनिस का क्या रोल है? पेनिस अगेन क्या है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन जो कॉपुलेशन में यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में मदद करता है। यानी कि पेनिस की मदद से ही फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म सेल्स है उनको प्लेस किया जाता है या रिलीज किया जाता है या डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि अब हमने आखिरी चीज यहाँ पे पढ़ी कि भाई स्पर्म सेल्स को क्या कर दिया गया है, पेनिस की मदद से फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है बेटा, पहले मान के चलते हैं यहाँ पे कि स्पर्म सेल्स यहाँ से आ चुके हैं, अंदर एंटर हो चुके हैं और वो फाइनली यहाँ पे इस ट्यूब में पहुंच गए हैं जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। इतना हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। ठीक है, इससे आप फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, स्पर्म सेल्स यहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं वजाइना के अंदर एंड वजाइना से ये मूव करके आगे की तरफ मूव करते हैं। ये भी कौन सा पार्ट है इसके बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली वो यहाँ पहुंच गए हैं इस ट्यूब में जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है। ठीक है, इतना हम मान के चल रहे हैं। होता ये है कि भाई यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। जैसे मेल्स में 2 टेस्टिस वैसे ही फीमेल्स में 2 ओवरीज होती हैं। कितनी ओवरी? वेरी गुड, 2 ओवरी होती हैं। तो ये एक ओवरी हो गई और ये एक ओवरी हो गई। ओवरी के अंदर क्या होते हैं बेटा, हमारे एग सेल डेवलप होते हैं यानी कि ओवम डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं। एंड जब वो यहाँ से निकलते हैं और फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, ओवरी में बनते हैं बेटा एग सेल। और इसके अलावा हमारे जो हॉर्मोन्स हो गए, जैसे कि हमारा क्या हो गया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये भी यहीं बनते हैं। तो यहां से निकल के कहां जाते हैं, यहां से निकल के जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। यानी कि ओवरी से जब एग सेल निकल के फैलोपियन ट्यूब में चले जाए तो उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गई, अब एग सेल वहां पे है, यहां से स्पर्म सेल्स आ चुके हैं और अब यहाँ पे क्या होगा, एग सेल एंड स्पर्म सेल दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। एंड यही क्या है, यही वो जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है यानी कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो धीरे धीरे इस पियर शेप्ड ऑर्गन में आ जाएगा। ये पियर जैसा है ना, एक सैक जैसा, एक थैले जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस को वोम भी बोला जाता है। ये वही जगह है जहां पे क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की, यानी कि 9 महीने जो फीटस है वो यहीं पे ग्रो एंड डेवलप होगा। उसके अलावा बेटा यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती कैसे है, जब यहाँ से एम्ब्रियो आता है तो वो इसकी वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमीट्रियम। वो इस एंडोमीट्रियम के साथ आके चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिर यहीं पे होती है। अब इस यूट्रस के बाद यहाँ पे एक बहुत ही पतला सा एक नैरो पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स बहुत ही क्लोज्ड रहता है, बट जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है ये सर्विक्स धीरे 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 क्या होता है, चौड़ा होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे डायलेट होना शुरू हो जाता है एंड धीरे धीरे खुलने लगता है। एंड जब डिलीवरी का टाइम काफी पास होता है तो ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा खुल जाता है ये। यहाँ पे एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं वजाइना। वजाइना को वल्वा भी कहा, वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। एंड फाइनली जब बेबी फीटस ग्रो एंड डेवलप हो गया है तो यही वजाइना के थ्रू ही क्या होगा, उसका जन्म होगा। इसको बर्थ कैनाल इसीलिए कहते हैं क्योंकि दिस इज द पैसेज वे, यहीं से बेबी को हम बाहर निकालने वाले हैं। ठीक है, वजाइना हमारे कॉपुलेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनको यहीं पे रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। इस तरीके से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। एक चीज और यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम बात करते हैं किसकी, When we talk about the process of human reproduction, तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेसेंटा का है। प्लेसेंटा बेसिकली क्या है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। एंड फीमेल बॉडी में यूट्रस में जब फीटस ग्रो एंड डेवलप कर रहा है तो प्लेसेंटा की मदद से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वो प्लेसेंटा की मदद से मिलती है। या फिर कोई वेस्ट है जो फीटस के अंदर बन रहा है तो वो प्लेसेंटा की मदद से वो बाहर की तरफ उसको रिलीज कर पाता है। तो जो न्यूट्रिशन का आदान प्रदान है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान है, वो कराने में कौन मदद करता है, प्लेसेंटा। फीमेल की बॉडी में एक और चीज देखने को मिलती है, मेंस्ट्रुएशन, सिर्फ फीमेल्स में, नॉट इन मेल्स। अब देखा जाता है बेटा कि हमारा जो यूट्रस है उसकी जो वॉल होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो हर मंथ क्या करती है, खुद को प्रिपेयर करती है सो दैट वो इम्प्लांटेशन कर सके। बट हर मंथ तो प्रेगनेंसी नहीं होती, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाती है, जब हमारा एग सेल फर्टिलाइज नहीं होता, उस केस में जब एग सेल फर्टिलाइज नहीं होता तो इस केस में देखने को मिलता है कि जो हमारी ये यूट्रस की लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड हो जाती है। उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं एंड ब्लड वेसल्स क्या होती हैं बेटा, रप्चर हो जाती हैं। तो रप्चर होने की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स
रप्चर होंगी, ब्लड आएगा। सो वजाइना के थ्रू क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन बेटा जब गर्ल चाइल्ड होती है तो उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, बट एक पर्टिकुलर एज के बाद प्यूबर्टी के टाइम पे लगभग 11 से 12 साल की उम्र में लड़कियों के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब पहले पीरियड्स आते हैं, पहली मेंस्ट्रुएशन होती है, उसको हम बोलते हैं मेनार्के। बट एक पर्टिकुलर एज जैसे कि 45, 50, 52 ईयर्स की एज में क्या होता है, फीमेल्स के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन यानी कि ये वजाइनल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। पॉज मतलब रुक जाना, तो मेंस्ट्रुएशन रुक जाना, ठीक है। एंड 45 to 50 ईयर्स के बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होती फीमेल्स के अंदर। दोबारा बता रही हूं, जस्ट इन केस ऑफ फीमेल्स, नॉट इन मेल्स। चलो जी, बिल्कुल आखिरी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है एजुकेशन होना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या चीज है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बहुत सारे इंफेक्शंस एंड डिजीजेस फैल सकते हैं। ऐसी डिजीजेस जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है उनको हम बोलते हैं एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस। बहुत सारे इंफेक्शंस वायरल इंफेक्शंस होते हैं, बहुत सारे इंफेक्शंस बैक्टीरियल इंफेक्शंस होते हैं। एड्स है, जेनाइटल वार्ट्स है, ये वायरल इंफेक्शंस है जो कि वायरस से होते हैं, और एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। बैक्टीरियल इंफेक्शंस की बात करें तो गोनोरिया है, साइफिलिस है, ये किससे फैलते हैं भाई, बैक्टीरिया से होते हैं, फैलते सेक्सुअल इंटरकोर्स से है। कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं और एसटीडीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास फिजिकल या बैरियर मेथड है, इसमें हमारे पास कॉन्डम्स आ जाते हैं, डायफ्राम्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली बैरियर की तरह काम करते हैं, स्पर्म और एग को मिलने नहीं देते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। फिर हमारे पास सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, सर्जरी कर देते हैं प्रोफेशनल डॉक्टर्स की मदद से, वैस डिफरेंस को कट कर देते हैं, तो स्पर्म सेल्स बाहर नहीं आ पाते। स्पर्म सेल्स ही नहीं बाहर आ पाएंगे तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। फीमेल्स के केस में ट्यूबेक्टॉमी होती है। ट्यूबेक में मतलब फेलोपियन ट्यूब्स को कट और टाई कर देते हैं, एग सेल्स के पास नहीं पहुंच पाएंगे स्पर्म सेल्स, तो अगेन प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मेल्स के केस में क्या होता है, वैसेक्टॉमी, फीमेल्स के केस में ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी क्यों, क्योंकि वैस डिफरेंस को काटा है। ट्यूबेक्टॉमी क्यों, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को काटा है, इसीलिए। केमिकल मेथड्स में हमारे पास हार्मोनल पिल्स आ जाती हैं। बेसिकली हार्मोन्स, कुछ केमिकल पिल्स होती हैं, या तो उनको खाया जाता है या फिर उनको वेजाइना के अंदर प्लेस किया जाता है। एंड ये केमिकल्स क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज नहीं होने देते, एंड अगर फ्यूज हो भी जाए तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। आखिरी में वी हैव आईयूसीडीज, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉपर टी। छोटा सा क्या होता है, टी शेप का डिवाइस होता है, फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। धीरे 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 कॉपर आयंस रिलीज करता है, क्योंकि वो कॉपर से बना होता है। तो कॉपर आयंस बेसिकली स्पर्म सेल्स को मार देते हैं, या फिर वो स्पर्म सेल्स को धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं। तो स्पर्म सेल्स बेचारे फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज नहीं कर पाते, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फिजिकल या बैरियर मेथड्स हैं, जैसे कि कॉन्डम्स, ये क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को और एसटीडीज को, दोनों को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्जिकल मेथड, केमिकल मेथड और आईयूसीडी से हम प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट कर पाएंगे, बट ये एसटीडीज से नहीं बचाते, ये आपको याद रखना है। एंड सब कुछ याद रखना है जो आज हमने पढ़ा है। आई होप आपको एक दोबारा से एक पूरी पिक्चर आ गई होगी दिमाग में कि क्या था इस चैप्टर में, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। आई होप पूरा का पूरा रिवीजन हो गया होगा। थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द रिवीजन ऑफ अनदर चैप्टर। बाय बाय।